हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्या बताएं। एनीवे, कुछ लोग हमें सिविल सर्विसेज के बारे में, कुछ लोग एनटीटी के बारे में, तो कुछ लोग किस बारे में हमसे लगातार संपर्क और चर्चा में रहते हैं। खैर एनीवे, आज एनटीटी के बारे में दो शब्द हम बाद में बोलेंगे। पहले एक सिविल सर्विसेज का एक हमारे पास में थोड़ा एक क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है, और बहुत से जो बेचारे गांव के अभ्यर्थी हैं, गांव के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको सी सेट जो इसका होता है, जनरल नॉलेज के अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इंग्लिश के पैसेजेस में बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आती है। तो उसमें उनको मित्रों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स होगी 5 जून को होने वाली है, इस तरह के पैसेजेस इसमें आते हैं। देखिए, जैसे ये पैसेज है, एक छोटा सा पैसेज आता है और उसका पहले तो क्या होता था, एक बड़ा पैसेज आता था और उसमें से 10-15 सवाल पूछे जाते थे। अभी केवल एक छोटा सा ये पैसेज है। अभी हम बाद में वीडियो को थोड़ा और क्लेरिफाई करेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट डेवलप करके, और उसमें से एक ये क्वेश्चन बना दिया है बस। अब हम आपको इसकी विधि थोड़ी सी बताते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। जैसे पैसेज क्या बोलता है, इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू एनहेंस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, and any one wing of such macro policy, monetary or fiscal policy, cannot independently work without active support of another. बस इतना सा पैसेज है। तो आपको यहाँ पर 4 आंसर दे रखे हैं, और वो कहता है कि इस पैसेज में जो एग्जैक्ट थीम क्या है पैसेज की, यानी पैसेज में क्या बताया गया है, उसको आपको क्लिक करना है। अब चारों आंसर आपको सटीक नजर आएंगे यहाँ पर। हिंदी माध्यम वाले यदि देखना चाहे तो उसका क्या मीनिंग होगा, भारत में समष्टि आर्थिक नीति का उद्देश्य लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है, और ऐसी समष्टि आर्थिक नीति की किसी भी शाखा या विंग, मौद्रिक हो या राजकोषीय, दूसरी शाखा के सक्रिय समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय जो बैंक है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता। यहाँ पर केंद्रीय बैंक के बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं की हुई है, इसलिए यह आंसर इसका सिरे से खारिज हो जाता है। इस तरह से आपको आंसर सटीक व्यवहारिक रूप से एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ढूंढना है। दूसरा कहता है, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूट क्लोजली। ये थोड़ा सा आंसर लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, और ये गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इनको गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए। ये आंसर थोड़ा सा सटीक लगता है। तीसरा आंसर है, मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कॉम्पिटेबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट की इस पैराग्राफ में कहीं पर भी चर्चा नहीं की हुई है, इसलिए इसको हम सिरे से खारिज कर सकते हैं। इस तरह से आंसर ढूंढने पड़ते हैं। एक आंसर अब तक हमको मिल रहा है कि ये आंसर शायद सही हो सकता है। चौथा आंसर है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहेंसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। फाइनेंशियल सेक्टर्स के रिफॉर्म के आधार पर ही जो लोगों का आर्थिक कल्याण है, इकोनॉमिक जो वेलफेयर है, उसको बढ़ाया जा सकता है। ये आंसर यानी बी और सी में से अब आपको क्लोज करना है। अब यहाँ पर कहता है गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने की कहीं पर कोई बात नहीं करती है, इसलिए बी आंसर भी इसका खारिज हो जाता है। बसता क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल सेक्टर कौन कौन से रिफॉर्म्स है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और आपकी जो है मैक्रो पॉलिसी। ये तीनों यदि एक साथ काम करने लगती है तो फिर लोगों का आर्थिक कल्याण इसमें होने लगता है। हिंदी माध्यम वालों के लिए लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। दूसरा आंसर 19-20 में क्या आ रहा था, सरकार को वित्तीय बाजारों और संस्थाओं का सघन विनिमय करना चाहिए, लेकिन सरकार को वित्तीय बाजार और संस्थाओं के सघन विनिमय की पैसेज में कहीं पर भी बात नहीं करता है। बात क्या करता है, वो आर्थिक कल्याण की बात करता है निश्चित रूप से, और आर्थिक कल्याण की बात करता है, और आर्थिक कल्याण के लिए वो वित्तीय क्षेत्र कौन कौन सा है, वित्तीय क्षेत्र की बात करता है, मौद्रिक क्षेत्र, राजकोषीय क्षेत्र और मैक्रो क्षेत्र। तो निश्चित रूप से बी और डी में से आपको चयन करना है, दो तो खारिज हो जाते हैं। और बी में चूंकि यहाँ पर विनिमय की बात, सरकार की बात करता है कि गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर कंट्रोल करे, वो पैसेज में कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर बात करता है चौथा आंसर, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार। अब वित्तीय क्षेत्र की बात करता है वो मौद्रिक पॉलिसी, मैक्रो पॉलिसी और आपकी फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी। इसलिए आंसर कौन सा होगा इसमें, डी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपको कब आएगा दोस्तों, एक बार आप पैसेज को पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, एक बार में समझ आ जाता है, वेल एंड गुड। फिर दूसरी बार पढ़िए और नहीं भी समझ आता तो तीसरी बार पढ़िए, फिर उसमें देखिए कि उससे रिलेटेड जो है आंसर 1 2 3 4 ए बी सी डी में से
क्या सटीक बैठता है। कई बार यहाँ तो आप 2 आंसर सटीक बैठते हैं, कई बार चारों आंसर ही सटीक बैठते हैं, उनमें से आपको डिफरेंस निकालना है। तो ये कब आएगा आपको मित्रों, ये आएगा आप जब आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे। हम इसके ऊपर सिविल सर्विसेज के ऊपर कई लेक्चर देंगे, इंग्लिश के ऊपर भी देंगे, कुछ मैथमेटिक्स और रीजनिंग के ऊपर भी देंगे। इंग्लिश के बारे में विशेष हमको जो है लोगों के फोन आते रहते हैं, तो इंग्लिश के पैसेजेस को सोल्व करने के बारे में हम निश्चित रूप से हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो डालेंगे 5 जून तक। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप लाइक करते रहें। ये तो होगी बात सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स की। अब मित्रों, हमारे जो प्रिय कैंडिडेट्स हैं एनटीटी वालों के लिए आज थोड़ा सा झटके भरी न्यूज है, जो हम पहले भी कहते आए हैं, क्योंकि विज्ञापन की कंडीशंस में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, किससे, एनसीटीई से, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद से। ये हम पहले से ही कहते चले आ रहे हैं, एनसीटीई। इसलिए मित्रों एनसीटीई के ऊपर फैसला आना बाकी है। जम्मू कश्मीर वालों पे अभी जो है कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट इज अंडर कंसिडरेशन और अभी इसमें मुद्दा जो है कोर्ट की परिसीमन में है। जहां तक रही बात एनसीटी की, तो एनसीटी अभी लेट द फैसला कम, बट एनसीटी की जहां तक बात है मित्रों, इसमें कुल मिलाकर के बात यही हुई है कि ये रिकॉग्नाइज बॉडीज नहीं है, इसलिए इन पर शायद किसी प्रकार का कोई कंसिडरेशन मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो आपके पास में एक ही विकल्प रह जाता है, यदि आपको लगता है और तो आप जो है डिविजनल बेंच खंडपीठ में मामले को, जब कोर्ट का आदेश अभी आना बाकी है उसके लिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट के आदेश के आने के बाद यदि आपको उचित लगता है तो आप इसको खंडपीठ में चुनौती दे सकते हैं। ऐसा कई लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या 7 दिन में खंडपीठ फैसला दे देगी। नो, नामुमकिन। पहले देखिए खंडपीठ में, पहले किसी भी आप किसी के पास भी जाओगे, चाहे मेरे पास आए चाहे कहीं पर भी जाएं, पहले आपकी पिटिशन तैयार होगी खंडपीठ की, 2 सेट्स ये, उसके बाद में उसमें कुछ डिफेक्ट होते हैं, कम से कम 8-10 दिन तो उसी में लग जाते हैं जुडिशियल सेक्शन में। ये प्रक्रिया है कोर्ट की। उसके बाद में फिर ये कॉज लिस्ट में आता है, कॉज लिस्ट में आने के बाद फिर ये डीबी की कॉज लिस्ट में जो जजेस हैं उनके सामने जाता है, उसके ऊपर फिर आर्ग्यूमेंट होते हैं, आर्ग्यूमेंट के बाद में नोटिस होते हैं। तो 4 हफ्ते का नोटिस, 4 हफ्ते 6 हफ्ते का तो एक नॉर्मल टाइम सरकार को दिया जाता है। फिर उसके एक्स्ट्रा सेट्स हमको देने पड़ते हैं, फिर गवर्नमेंट का रिप्लाई आता है, रिप्लाई के ऊपर हम लोग रिजोंडर देते हैं, रिजोंडर के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट में आता है। तो जब आपका सिंगल बेंच में मुद्दा कम से कम 2 साल से अटका हुआ है, तो ऐसा कहना कि एक वीक में डीबी का फैसला आ जाएगा, या केवल एक गुमराह करने वाली बात है और कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है, अब जो एज यू विश, इट्स अप टू यू, केस हैज टू बी फाइट बाय यू ओनली। मैं तो आपको एक सही नेक सलाह दे सकता हूँ कि कहीं पर भी आप जो है सोच समझ करके और कदम उठाएं। एक वीक में कोई फैसला नहीं आता, एक वीक में तो अभी आपका केस फाइल भी नहीं हो सकता, फिर उसमें डिफेक्ट होते हैं, जो भी हमने प्रक्रिया बताई उसके अनुसार ये मामला चलता है। एनीवे, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, लेट द ऑर्डर कम। ऑर्डर को हम स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम आपको गाइडेंस देंगे कि क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, इसमें आगे क्या चैनल है आपके, क्या आप एडॉप्ट कर सकते हैं। इसलिए अभी कोई परेशान होने की बात नहीं है, फैसला आने दो, यही हम आपको कह सकते हैं। इसमें कल भी अभी आर्ग्यूमेंट जारी रहेंगे, मैं जहां तक समझता हूँ। कुछ केसेस हमारे भी फ्रेश बचे हुए हैं, उनको भी हमें इनके साथ या तो क्लब करवाना है या फिर उनमें अलग से आर्गूमेंट होंगे, जो भी है। ऐसे मेरे नहीं है, सभी लोगों के प्रकरण बचे हुए हैं। एनीवे, कोई चिंता वाली बात नहीं है और आप मस्त रहें, बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। देखिए, सफलता और असफलता जीवन के 2 पार्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं। सिक्के के भी 2 ही पहलू होते हैं, एक चित्त होता है तो एक पट्ट होता है। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। एक दिन विजयश्री हमें जरूर मिलेगी। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हौसला बुलंद रखिए और न्याय प्रणाली पे भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। डेफिनेटली वन डे फतेह हमारी ही होगी। यही हम आपसे शुभकामनाएं कर देते हैं आपको, और इसी की हम जो है उम्मीद करते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आ रहे अब प्रीलिम्स के एस्पिरेंट्स जो है सिविल सर्विस के, लग जाइए धुआंधार होकर के। आरएस के एस्पिरेंट्स अपने यहाँ लग जाइए, आरजेएस के एस्पिरेंट्स जो है मेन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन एक पहेली है, जीवन एक संघर्ष है, जिसे कहते हैं ना, संघर्ष ही जीवन है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, निरंतर बढ़ते रहिए। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। खम ठोक खेलता है जब नर, याद रखिएगा, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब खंबा लेकर के नर, जब पर्वत पे चोट मारता है, तो जब पहाड़ पर चोट मारता है तो उसके भी पैर उखड़ जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ओके, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जीवन है और इसमें अप्स डाउन, सुख दुख, फतेह और विजय, हार जीत सब चलती रहती है। सो हैव ए नाइस डे।
चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई बात हो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। आज हमारा चेहरा थोड़ा आपको बदला बदला नजर आ रहा है, एनीवे कोई बात नहीं, चलता रहता है, जीवन का पार्ट है ये भी। टुमारो आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसलिए जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो थोड़ा दाढ़ियों को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं कई वीवीआईपी से मिलता हूँ वहां जाकर के। टुमारो आई एम गोइंग टू दिल्ली, सो डे आफ्टर टुमारो आई विल कम बैक एंड वी विल मीट अगेन। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।